नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये जो वीडियो है मित्रों, रीट 2020 है उनके लिए स्पेशल रूप से तैयार है और अन्य जो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जैसे एग्जाम में टॉपिक आता है उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। तो रीट के विद्यार्थी इनको पूर्ण रूप से देखें, क्योंकि इसके अंदर है जो पूरा विस्तार से है। पहले विशेषताएं देखी गई है, फिर इनके स्थल और स्थलों की विशेषताएं देखी गई है। तो ये आप एक भी बिल्कुल एक सेकंड के लिए इनको मिस ना करें। हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल के द्वारा, और जॉन मार्शल ने है मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन जो बुक है उसके अंदर है इनको सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। हड़प्पा सभ्यता को है हड़प्पा सभ्यता है मार्टिमर वेलर ने कहा था। हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण ये था कि यहाँ सबसे पहले जो खोजा गया स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा था, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। उस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु नदी घाटी के किनारे पर ये जो सभ्यता है फली फूली, इस कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फिर है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति है मित्रों अर्नेस्ट मेक के द्वारा है इनको कहा गया है। मेलवा सभ्यता, तो मेलवा सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में है मेलवा सभ्यता के नाम से जाने जाते थे। कुल खोजे गए स्थल है इसमें 1500 है, जिसमें से 900 तो भारत में है और 600 पाकिस्तान में खोजे गए। मित्रों मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आप सभी तथ्य देख रहे हैं ये सारे के सारे हैं NCERT और RBESC उदयपुर राजस्थान की जो बुक है उनके अंदर से ये कलेक्ट किए गए हैं। और एक सोर्स है अपनी केसी श्रीवास्तव सर की, उनके अंदर से ये कलेक्ट किए गए हैं। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है और कोई है कंफ्यूज होने की गुंजाइश इसमें नहीं है। फिर इनका अपन देखते हैं काल निर्धारण। काल निर्धारण एक विवादग्रस्त विषय है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 में इसका काल निर्धारण किया था, करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने है 3250 से 2750 के मध्य इनको बताया है अर्नेस्ट मेके ने। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जॉर्डन मार्शल को भी ध्यान रखोगे 2800 से 2500 के मध्य। फिर है ये MS वर्थ द्वारा है 3500 से 2700, CG गेट द्वारा 2300 से 1750, मार्टिमर वेलर द्वारा 2500 से 1500, फेयर सर्विस द्वारा है 2000 से 1500। अब ये आपको ध्यान रखना है C14 विधि है, यहाँ रेडियो कार्बन विधि है। तो इसके अंदर है इनको 1350 BC से 1750 BC बताया गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। तो हड़प्पा सभ्यता का अपन काल है वो ये मान सकते हैं 2350 से 1750 के मध्य। और NCERT के अंदर है इनको 2500 BC से 1800 BC के मध्य बताया गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है, एक तो 2500 BC से 1800 BC NCERT, फिर है C14 विधि 2350 से 1750, अर्नेस्ट मेके 2800 से 2500 और जॉन मार्शल 3250 से 2750। तो ये आप इसको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखोगे, बाकी वाले तो याद रखने हैं है ही। इनका उद्गम है ये कहाँ से है, शुरुआत हुई है इनकी तो हड़प्पा सभ्यता की, तो ये मेसोपोटामिया की सुमेरियन जो सभ्यता है वहां से इनकी शुरुआत हुई है, यहाँ उद्गम हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये तो फिक्स ही है, क्योंकि ईरान में बलूचिस्तान में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियां थी जो अधिक समय के बाद नगरों में परिवर्तित हो गई, और इन्हीं के लोग आगे बढ़कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में आकर हड़प्पा जैसी नगरीय सभ्यता को विकसित किया, ऐसा भी माना जाता है। अब इनकी प्रजाति के बारे में बोलें तो ये प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, या फिर ये मेडिटेरियन भी इन्हें कहा जाता है। मित्रों मेरी ये सारी ई बुक है, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं ये ई बुक जो कि रीट के लिए स्पेशल है और बाकी सभी के लिए भी, जिसमें ये टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री आती है उन सभी के लिए, और रीट के लिए स्पेशल टोटल SST के लिए पूरी
ई बुक है तैयार कर रहा हूँ, वो यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, दे रहा हूँ। और कक्षा 6 से 10 तक की सारी जो RBESE राजस्थान द्वारा जो जारी पाठ्य पुस्तक है उनकी हैंड नोट यदि ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर है नगर नियोजन, तो ये सभ्यता है नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। भवन निर्माण, तो इनका भवन निर्माण जो है ग्रिड की तरह था, मतलब जाल निर्माण था, ऐसे करके ऐसे मतलब ग्रिड का निर्माण था, व्यवस्थित थे। दरवाजे मध्य में न होकर किनारे में खुलते थे इनके, ये आप ध्यान रखोगे। दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न होकर पीछे होते थे। भवन 2 मंजिले भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर व बीच में आंगन होते थे। सड़कें मिट्टी की होती थी जो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। मिट्टी की सड़कें और समकोण में काटा करती थी। मकान का गंदा पानी निकासी हेतु पक्की नालियों की व्यवस्था, इसको पत्थर से ढका जाता था जो सड़क के दोनों तरफ होती थी। तो नालियां भी सड़क के किनारे थी और इसको ढक कर रखा जाता था। घरों में पानी के लिए कुओं की व्यवस्था थी और भवनों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे आप देखेंगे तो अलग अलग स्थलों पर कुछ पत्थरों के भी निर्माण हुए हैं, पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं, तो वो टॉपिक वाइज है, आगे देखेंगे। तो ईंटों की जो साइज है वो क्या थी। मोहनजोदड़ो से जो ईंटें मिली है उनकी बड़ी साइज तो 51.43, तो देख सकते हैं आप 4:2:1 के अनुपात में ये सारे की सारी ईंटें थी। 51.43, 26.27 एंड 7.35 cm की ये बड़ी ईंटें थी और छोटी है 24, 13, 11, 5 और 5.08 सेंटीमीटर। वृत्त स्नान घर मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ देखो, यहाँ नगर नियोजन है तो इसकी बात करनी जरूरी है, वैसे भी मोहनजोदड़ो के अंदर अलग से अपन इनको देखेंगे। मोहनजोदड़ो से स्नानघर मिला है, उनकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण है 54.86 मीटर है। इसको आप ध्यान रखोगे प्रत्येक फैक्ट को, इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ थी ऐसे, तो 54.86 मीटर थी। चौड़ाई है 33 मीटर थी। इसके केंद्र में एक जलाशय था, यूं तो स्नानागार क्या होगा, जलाशय था। इनकी लंबाई है मित्रों 39 फीट, या मीटर में बात करें तो 11.89, चौड़ाई है 23 फुट और मीटर में बात करें तो 7.01। उत्तर तथा दक्षिण की तरफ इनकी सीढ़ियां थी, ये आप ध्यान रखोगे। इनकी जो सीढ़ियां थी उत्तर और दक्षिण की तरफ थी, किसकी, जलाशय की, जो कि स्नानागार के अंदर मिला है। और यहाँ पर जो फर्श का निर्माण है, आंगन का निर्माण है, वो पक्की ईंटों से हुआ है। 3 और बरामदे पीछे की ओर कमरे थे। दक्षिण पश्चिम की ओर पक्की नाली निकलती थी इस स्नानागार के। नाली कहाँ से निकलती थी, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, इनको कहा गया है विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, जॉन मार्शल के द्वारा है स्नानागार को कहा गया है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, तो धर्मानुष्ठान के लिए, धर्म के अनुष्ठान के लिए है इसका, कहीं धार्मिक से, धर्म से ये रिलेटेड था। अब एक कृषि, यहाँ के लोग बाढ़ उतर जाने पर, देखो फैक्ट है, बाढ़ उतर जाने पर नवंबर में गेहूं व जौ बोते थे तथा अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल में काट लेते थे। नवंबर में बोना और अप्रैल में काट ले। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ से ये प्राप्त हुई है। मैं कूड़ हाल रेखा के साक्ष्य भी मिले थे। तो कृषि है हाल से किया करते थे, इनके भी प्रमाण मिले हैं। गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। तो इनकी जो प्रमुख कृषित फसलें थी वो कौन सी थी, तो गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल या सरसों। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय है यूनान के लोग इसे सिंडन। देखो, सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है ये भी हड़प्पा सभ्यता को ही है, और हड़प्पा सभ्यता है कपास को सिंडन कहते थे, ये ध्यान रखोगे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग है कपास को, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कपास होते थे वो यूनान के लोग है सिंडन कहते थे इसे। क्या कहते थे? सिंडन। क्योंकि सिंधु के अंदर है ये फसल है पैदा हुई थी, इस कारण है यूनानी है, इसे सिंधु ने कर सिंडन कहते थे। लोथलवेरंगपुर से चावल, लोथलवेर सौराष्ट्र से बाजरे, रोजदी गुजरात से सरसों के साक्ष्य मिले हैं। वैसे इनके बारे में विस्तृत है, इसके जो खुद के पुरा स्थल है उनके बारे में बात करेंगे। चोलिस्तान जो कि बावलपुर पाकिस्तान में है, बनावली फतेहाबाद हरियाणा से खिलौना हल मिला है। तो देखो हल का है, कहीं न कहीं यहाँ जो खेती है वो हल के माध्यम से ही की जाती थी। फिर अपन बात करते हैं पशुपालन की। मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन यहाँ पर सब्सक्राइब का लिखा है वहाँ है, क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मैं रीट, बीएसटीसी, पीटीटी सारी की एग्जाम जो राजस्थान के अंदर आयोजित होती हैं उनकी विधिवत वीडियो है वो लेके आता हूँ। पशुपालन, तो पशुपालन है मित्रों, इनके जो पालतू पशु है बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे, ऊंट, बिल्ली और कुत्ता थे। क्योंकि मैं सारी सभ्यता की विशेषता की बात कर रहा हूँ, कौन सा पशु के साक्ष्य कहाँ मिले हैं वो तो अपन सभ्यता स्थल के अंदर देखेंगे। अन्य प्रेषित पशु भी थे, तो ये बंदर, भालू, खरा। देखो यहाँ ये पालतू तो है ही, इसमें पालतू में यदि सुअर आ जाता है तो आप यस क्लिक करोगे, बाकी तो अभी के पालतू हैं वो वही है, बाकी दूसरे नहीं। भारतीय गेंडा सिंध पाकिस्तान में इनके प्रमाण मिले हैं। और ये अप्रेषित किन से थे? तो घोड़े से अप्रेषित थे। वैसे कहीं साक्ष्य मिले कई जगह, परंतु इसको घोड़े से अप्रेषित माना जाता है और शेर से भी अप्रेषित थे। तो आपको अप्रेषित जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये घोड़े वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान इनका कैसा था? तो इन्होंने देखो तांबे व टिन को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाने का जो निर्माण है इनके द्वारा किया गया था। टिन है अफगानिस्तान से आयात करते थे और कांसे का जो काम करते थे उसको कंसेरे के नाम से जाना जाता था। कंसेरे कौन हुआ करते थे? कांसा का काम करने वाले। और खेतड़ी से राजस्थान से तांबे का आयात किया करते। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। देखो इनका सूती कपड़ा निर्माण है। वैसे कपास की इन्होंने खोज कर ली थी, तो कपड़ा निर्माण भी ये क्या करते थे, कताई के लिए तकलियों का प्रयोग करते थे। और नाव है, नाव से ये परिचित थे और कुमार के साथ का अधिक प्रचलन था। मृदभांडों की अपनी अपनी विशेषता थी। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार में ये पहिए से परिचित थे, तो यहाँ इनकी बैलगाड़ी हो सकती है, तो इनसे ये परिचित थे, पहिए से परिचित थे। तो ये मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। तो कहीं न कहीं पहियों वाली गाड़ी के माध्यम से ये व्यापार करते थे। समुद्रो मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना, देखो 2 पहियों वाली है मोहनजोदड़ो से मिली है और 4 पहियों वाली है टायर वाली समुद्रों से मिली है। अल्वेस्टर पत्थर का 1 पहिया भी मिला है। अल्वेस्टर जो पत्थर है इनका 1 पहिया है, लोथल से मिला है। बनावली से बैलगाड़ी के पहिए के सड़कों पर निशान मिले हैं। बैलगाड़ी के पहिए के सड़कों पर निर्माण है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप बनावली बताओगे। बनवाली भी है इसका नाम और बनावली भी है। मध्य एशिया के साथ व्यापार हेतु उत्तरी अफगानिस्तान में वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी उन्होंने। मध्य एशिया के साथ इनका व्यापार था, तो इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक बस्ती का निर्माण भी किया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो ये समुद्री व्यापार है सॉरी जल व्यापार से भी परिचित थे।
जहाजों के द्वारा किया करते थे, तो ये बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो समुद्री व्यापार से का प्रचलन था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में लिखा है कि उर है नगर को कहते थे, मेसो सभ्यता का एक नगर है के व्यापारी, और नगर के व्यापारी है मेलुआ, जो कि हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि मेसोपोटामिया में है। हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ सभ्यता कहा गया है, के साथ व्यापार करते थे। इन दोनों के मध्य बंदरगाह स्थल दिलमुन, जो कि फारस की खाड़ी बहरीन का है, और मगान ओमान। तो इनके दोनों के मध्य मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के मध्य जो व्यापारिक केंद्र थे, एक तो दिलमुन था और मेगान या माकन था। मगान ओमान में है और दिलमुन है फारस की खाड़ी बहरीन। मिस्र से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। देखो, तो हड़प्पा और मिस्र के मध्य व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं वो मिस्र में प्राप्त हुए हैं। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। वस्तुओं को तोलने के लिए पत्थर के बाट के प्रयोग में लिए जाते थे। वस्तुओं को तोलने के लिए पत्थर के बाट हुआ करते थे। तोल की इकाई, तो ये आप ध्यान रखोगे, 16 अंक वे उनके गुणज का प्रयोग करते थे तोल की इकाई के रूप में। 16 के अंक वे गुणज का प्रयोग करते थे, ये ध्यान रखोगे। मोहनजोदड़ो से सीप व लोथल से हाथी दांत का बना पैमाना भी प्राप्त हुआ है। तो सेब का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से, और हाथी दांत का बना पैमाना है लोथल से प्राप्त हुआ है। तो पैमाना का प्रयोग करते थे। ओमान से सभ्यता का फ्यांस का से बना बर्तन प्राप्त हुआ है। देखो, ओमान से फ्यांस से बना एक बर्तन प्राप्त हुआ है। तो फ्यांस है क्या? फ्यांस है घिसी हुई रेत, रंग व चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, जिनसे तरल पदार्थ रखने के कीमती बर्तन बनाए जाते थे फ्यांस से। ठीक है ना, रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता। सुरकोटदा से तराजू के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो मित्रों, अपने विशेषताएं की, इन हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का आधा टॉपिक है क्लियर किया है, आधा है अगले पॉइंट में। फिर है अपन पूरा स्थल, मतलब इनके सभ्यता स्थल है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ में और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक में कंजूसी ना कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए ये आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।